अब वो मामला जिसको लेकर हेडलाइंस बन रही हैं, जजिंग द जजेस। तारिक महमूद जहांगीरी साहब अरसे से हेडलाइंस बना रहे थे अपनी डिग्री की वजह से, मुबैना तौर पर जो समझी जा रही थी कि जाली है, लेकिन उस पर अब फिर एक फ़ैसला आया कोर्ट की तरफ से और उन्होंने डिग्री को इनवैलिड करार दे दिया। और दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब ने डी नोटिफाई भी कर दिया है जज साहब को। इसको लेकर तशवीश पाई जा रही है कुछ हलकों में कि ये अदलिया को कमज़ोर करने की तरफ एक और कदम है। इसको वैलिड समझते हैं आप? देखिए, एक बात कि डिग्री जो है वो एक वक्त था जबकि इन्होंने इनको सस्पेंड कर दिया था एज अ स्टूडेंट फ्रॉम टेकिंग द एग्ज़ाम 3 साल के लिए। जी जी। मगर इन्होंने उसके अगले साल एग्ज़ाम ले लिया और पास कर लिया और वो नाम थोड़ा सा तब्दील किया और डिग्री ले ली। तो डिग्री तो है इनके पास, मगर डिग्री जो है वो किन हालात में ली और कैसे ली, दैट इज़ एन इशू। जी ठीक है। अब फॉर समबडी जो कि बाद में जज बन गए और काफ़ी अरसे तक कोई चैलेंज नहीं किया किसी ने, तो अब जाके चैलेंज हो गया। तो फिर ये सवाल खड़ा होता है कि क्या ये आज पता चला है इस बात का? दहाइयों बाद आपको पता चला। तो अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों आज क्यों जाग उठे आप? जी। उसमें फिर जो थेरीज चल रही हैं वो यही चल रही हैं कि जज साहब जो हैं इन्होंने कुछ ऐसे फैसले दिए हैं जो कि पसंद नहीं किए गए। अच्छा, अब उनमें से एक फ़ैसला ये है कि जी ये उन 6 जजेस में से एक जज हैं जिन्होंने वो ख़त लिखा था कंप्लेंट का, एजेंसीज की मुदाखलत के हवाले से ख़त लिखा था। मगर अगर ऐसी बात है तो बाकी 5 जो हैं उनको के ऊपर तो कोई ख़ास कार्रवाई नहीं हुई, तो इनके ऊपर क्यों हुई? तो मैं नहीं समझता कि ये ही एक रीज़न है। और कोई रीज़न हो सकता है कि इन्होंने नाराज़ कर दिया लोगों को। फिर ये कहा जा रहा है कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर काफ़ी दबाव डाला था कि ट्राइब्यूनल्स जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को ये एक्टिव रखे हुए थे और अहकाम दे रहे थे। और उस वक्त ज़ाहिर है केसेस थे पीटीआई वालों के इलेक्शन के बाद उज़रदारियों, और ये काफ़ी हार्ड लाइन ले रहे थे, करो चेक करो ये करो, तो वो भी पसंद नहीं की गई बात। और एक और भी इशू था बेल का कि वो खान साहब को कुछ केसेस में बेल की एप्लीकेशन इन्होंने मंजूर कर ली थी और वो भी शायद पसंद नहीं किया गया। तो इस किस्म के आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं। अब हकीकत क्या है, इसमें फिर और भी कुछ बातें सामने आ रही हैं कि इनको कहा गया कि तुसी जाओ कर, इन्होंने किया कि जी ठहर जाओ, तो मैंने जनवरी के विच में चला जाऊँगा, मेरी पेंशन पूरी हो जाए, 5 साल पूरे हो क्योंकि इनको कन्फ्रंट किया गया था कि तो आप तो बाज नहीं आ रहे, तो फिर घर ही चले जाओ, नहीं तो कटे जाओगे, और ऐ देख लो तुसी काम हरकत की ने। तो इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। अब इनकी जो अपील होगी ये अपील करेंगे जाहिर है टू दी सुप्रीम कोर्ट, आईनी अदालत। ठीक है ना, अभी लॉन्च नहीं हुई मगर होने वाली है फ्रॉम व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। मेरा ख्याल है उसमें 2-3 पॉइंट्स ये लेंगे। एक ही है कि डिग्री होती है, हाँ। जी जाली हो या नॉन जाली हो, डिग्री होती है। हाँ, लेकिन वो कह रहे फेक डिग्री का ये केस ही नहीं है, बेज़ाब्तगी का है फेक, कुछ। हाँ। तो एक तो ये, दूसरा ये कि क्या ये पहले ट्रायल कोर्ट में जाना चाहिए था या सीधा ही हाई कोर्ट बुला लिया गया, और तीसरी चीज़ ये कि क्या इस किस्म की जो मसले होते हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाते हैं जज की बात जब आए, या इसी तरीके के साथ कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर ही फारग कर दिया जाए उनको। तो ये तो फिर एक आईनी सवाल हो जाएगा। तो ये होगा, और मेरा ख्याल है ये कि ये जाएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी, अभी पहले कोर्ट जाएगा फिर वहाँ से ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा और वहाँ इनकी छुट्टी हो जाएगी, आईनी अदालत के सामने लगेगा जाएगा। तो वो भेज देंगे, दे विल सेंड इट टू द जुडिशल काउंसिल और जुडिशल काउंसिल इसकी छुट्टी करा देगी। आपके ख्याल में वो परसू करेंगे इस केस को जहांगीरी साहब, जब उन्होंने इतने अरसे ये देखा, ये डिग्री का केस सिंध हाई कोर्ट भी गया, फिर कराची यूनिवर्सिटी भी इन्वॉल्व हुई, सो बहुत से फ्रीक बने इसमें। तो मगर आयशा, लेट्स बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन है ये तो कानूनी चीज़ें हैं। एक शख्स जो कि एक ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्सिटी को वायलेट करता जी और जाली फॉल्स प्रिटेंसेस पे एक इम्तिहान ले लेता तो फिर जाहिर है सच अ पर्सन शुड नॉट बी अ जज ऑफ द कोर्ट, हाई कोर्ट। तो इस तरह की एक मिसाल तो नहीं होगी, जितने भी हैं किसकी बारी? बड़े मसाल होंगे, सबको कटो बाहर। तो अब इसके बाद आप समझते कोई और भी आएगा निर्गे में? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट बात ये है कि ये अच्छे जज हों या बुरे जज हों, इनकी अच्छी जजमेंट्स हो या बुरी जजमेंट्स हो, वो अलग बात है। बट बात यह है कि जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं ऑफ द जजेस, अगर वहाँ कोई बेज़ादगी हुई है, गड़बड़ हुई है, तो देन आई थिंक ही शुड खुद ही इनको चाहिए टू गो होम, दस्तबरदार हो जाए। आई थिंक, देखिए आई लाइक सम ऑफ हिज जजमेंट्स, बट आई थिंक
प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा सेठ साहब, इसके अलावा भी बहुत से बिखरे हुए मामलात हैं आलमी सतह पर भी, लेकिन मेरा ख्याल है जो व्यूअर्स के क्वेश्चंस हैं वो प्रोग्राम को इंक्लूसिव बना लेते हैं एक करना चाहिए कम से कम एवरी टाइम जी, उसकी वजह से रंग आता है प्रोग्राम में और मुख्तलिफ आरा भी शामिल हो जाती हैं। तो हम एक उमैर साहब हैं कराची से, उनका सवाल शामिल करते हैं। एक कंपैरिजन एनालिसिस जा रहा था कि करें कि अगर कोई किसी की इनकम पाकिस्तान में 5 से 6 लाख है तो क्या उसे इमिग्रेट करना चाहिए, यानी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूएस जैसे कंट्री में जाना चाहिए या नहीं? मतलब अगर एक 5-6 लाख में एक लग्जरी लाइफ है पाकिस्तान में तो उसे इमिग्रेट करना चाहिए या नहीं? वेरी गुड क्वेश्चन। पहली बात तो यह है कि 5-6 लाख लग्जरी लाइफ नहीं है आजकल। अभी मोटा मोटा बजट बना लें कि 5-6 लाख के अंदर आपने 5 या 6 लोगों की फैमिली चलानी है, अच्छे स्कूलों में बच्चों की तालीम देनी है, गाड़ी भी रखनी है, घर का ख़र्चा भी चलाना है। इट्स डिफ़िकल्ट इवन इन 5-6 लाख अगर आप मिडिल क्लास हैं। बाकी तो लोग तो एक घर के अंदर 10-10, 15-15 लोग भी रहते हैं, वो और बात है। बट इसको लग्जरी कहना, इट्स नॉट अ लग्जरी, इट इज़ अ क्लासिक मिडिल क्लास। और हर वक्त फ़िक्र होती है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। कुछ ज़ाहिर है सेविंग्स भी करनी पड़ती हैं थोड़ी बहुत, आगे कि पैसे चाहिए होते हैं ना, बीमारी हो गई, शादी करनी पड़ गई किसी की, एंड सो ऑन। तो 5-6 लाख इज़ नॉट अ लग्जरी, बट 5-6 लाख इज़ स्टिल अ गुड सैलरी, और इस गुड सैलरी के अंदर डिसेंट सर्वाइवल हो सकती है। अच्छा, अब बात यह है कि जिन साहब की आप बात कर रहे हैं, पहले इसको डिफ़ाइन किया जाए ना कि ये क्या कोई प्रोफेशनल हैं या ये कोई ख़ुद अपना छोटा मोटा दुकानदारी या कारोबार कर रहे हैं, और मायूस है कि दुकानदारी जो है वो और भी ख़राब हो रही है, ख़र्चे बढ़ रहे हैं, पूरा नहीं हो रहा। अब हर के अपने अपने हालात होते हैं। तो एक तो ये सिचुएशन है। दूसरी ये है कि इफ़ इज़ अ प्रोफेशनल, तो किस किस्म के प्रोफेशन में है, क्या वहाँ तरक्की के इम्कान हैं या नहीं है। अगर तो वो IT में है, टेक्नोलॉजी में है, एंड इज़ क्वाइट ब्राइट, तो ज़ाहिर है देयर विल बी लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स। तो इसको ब्रॉडली स्पीकिंग जवाब नहीं दिया जा सकता अनलेस वी हैव मोर डिटेल्स स्पेसिफिक केस में। बट अगर फिर भी देना है कोई जवाब, तो बात सीधी सी ये है कि अगर आपका ख्याल है कि आपको बाहर एक अच्छी नौकरी मिल रही है, जो कि यहाँ जो 5-6 लाख रुपया मिल रहा है वहाँ 20 लाख रुपया मिलेगा, तो फिर आप ज़रूर सोचेंगे कि यार अगर मैं जा सकता हूँ तो मैं चला जाता हूँ। मगर ये कि 5-6-7 लाख रुपए यहाँ मिल रहे हैं और आप सोचे समझे उठ के चले जाएं और कहीं जाके वहाँ देखा जाएगा क्या होता है और क्या नहीं होता, आई थिंक ये रिस्क बहुत कम लोग लेंगे। अलबत्ता अगर साथ नेशनैलिटी भी मिल रही हो और रेजिडेंसी भी मिल रही हो और इम्कान हो कि मेरी जो डिग्री है या जो काबिलियत है उसके लिए वहाँ ठीक ठाक मुलाजमत मिल जाएगी, ये तो नहीं होगा कि किसी पेट्रोल स्टेशन पे या किसी कैश डेस्क पे मैं जाके खड़ा हो जाऊँगा, तो पीपल विल थिंक अबाउट इट। और स्पेशली जहाँ तक कनाडा का इशू है, वहाँ क्योंकि स्कूलिंग और एजुकेशन फ्री है, तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वहाँ अगर पेट्रोल पंप पे भी खड़ा होना पड़े तो कम से कम बच्चे जो हैं वो तो अच्छी तालीम उनको मिल जाएगी और सोशल सिक्योरिटी है, सब कुछ है। तो वहाँ अगर 6 लाख की इक्विवेलेंट भी मिलती है तो एट द एंड ऑफ द डे उसकी रियल वैल्यू इज़ मच मोर। तो इस किस्म के कंसिडरेशंस होते हैं। आई थिंक ईच केस शुड बी ऑन मेरिट। कुछ लोग 10 लाख की सैलरी भी हो तो वो सोचते हैं चले जाते हैं। मुझे बहुत सा ऐसे लोग बैंक मैनेजर्स का पता है जो कि ठीक ठाक सैलरी ले रहे थे और उठ के चले गए हैं कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। और फिर ऐसे भी मुझे पता है कि जो लोग 4-5 लाख वाले हैं वो कहते हैं नहीं, वी वुड रादर स्टे हियर, बिकॉज और भी इश्यूज होते हैं ना। डू यू वांट योर चिल्ड्रन टू ग्रो अप इन वेस्टर्न एनवायरनमेंट एंड सो ऑन, स्पेशली गर्ल्स। तो ये सारे बहुत से फैक्टर्स होते हैं। सो आई डोंट नो आपके जहन में क्या है, बट केस को कंसिडर करें, पुट ऑल द प्रोज ऑन वन साइड, द कॉन्स ऑन द अदर, एंड टेक इट फ्रॉम देयर।